हाय। आज के वीडियो में रिनेसांस का जो इम्पैक्ट है वो हम देखेंगे। तो पहला इम्पैक्ट है कि हम आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या देखा था रिनेसांस में कि रिन्यूअल हुआ था ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर का, और स्कोलास्टिसिज्म की वजह से वर्नैकुलर टेक्स्ट में क्लासिकल टेक्स्ट मिलने लगे और ये सब हुआ। तो फिर आर्ट एंड कल्चर पे क्या इम्पैक्ट आया ये देखेंगे। तो जैसे कि हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लिटरेचर में और आर्ट में। तो लिटरेचर हमें कैसे पता चलता है कि लिटरेचर में क्या इम्पैक्ट आया था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आया था जिसके वजह से बाइबल आया, और जो प्रिंटिंग प्रेस के वजह से टेक्स्ट निकलने लगे वो सेक्युलर थे नेचर में, और मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस में कवर करते थे उसको। जो अलग अलग नेटिव्स थे उनके लैंग्वेजेस में थे, सिर्फ लैटिन और ग्रीक में नहीं थे, इसलिए ज़्यादा लोगों तक पहुंचती थी। और जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो है वो है माशियावेली के द प्रिंस और थॉमस मोर का यूटोपिया। तो ये है लिटरेचर का। आर्ट में हम अगर देखेंगे तो पहले क्या मिडीवल के टाइम पे सब कुछ रिलीजन फोकस्ड रहता था जितना भी आर्ट था, बट धीमे धीमे जो रिनेसांस हुआ उसके वजह से जो आर्ट है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ, सेंस सेटिस्फैक्शन की तरफ और ह्यूमन डिग्निटी पे ज़्यादा फोकस होने लगी। तो आर्ट जो होती है वो दो तरीके की हम देखते हैं। एक होती है पेंटिंग जो विजुअली हम ड्रॉ मतलब एक प्लेन सरफेस पे बनाते हैं, और एक होता है स्कल्पचर जो 3D मॉडलिंग टाइप होती है। तो जो पेंटिंग होता है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल जो हमको ध्यान आता है रिनेसांस का वो है लियोनार्डो दा विंची। और वो जो आर्ट प्रैक्टिस करते थे वो अप्लाइड आर्ट था। वो अलग अलग अपनी साइंस की नॉलेज, एनाटॉमी की नॉलेज, ज्योमेट्री की नॉलेज, ये सबको यूज़ करके इन सबको अप्लाई करते थे और अपने आर्ट में दिखाते थे। स्कल्पचर की बात अगर करी जाए तो स्कल्पचर में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो आता है वो माइकल एंजेलो का है, और उनका एक फेमस वर्क है द पिएटा। ठीक है। तो जो स्कल्पचर्स थे वो डाइवर्स थीम्स के बनने लगे। पहले सिर्फ रिलीजन के थे, अब अलग अलग थीम्स पे बनने लगे, एंड इंडिविजुअल स्टैचूज भी बनने लगे। एंड जो पहले का रोमन आर्किटेक्चर था 5th सेंचुरी के पहले, वो सब रोमन आर्किटेक्चर को रिवाइव किया गया। और पर जो गोथिक आर्किटेक्चर स्टार्ट हो गया था, जो हमने देखा था वो डार्क एज क्यों नहीं है कंप्लीटली 5th सेंचुरी से 10th सेंचुरी, तब मैंने बताया था कि गोथिक आर्किटेक्चर की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। तो वही गोथिक आर्किटेक्चर को रिटेन भी किया जा रहा है, पर रोमन आर्किटेक्चर को रिवाइव करते हुए। तो ये हो गया हमारा आर्ट एंड कल्चर की। लिटरेचर, आर्ट में दो चीज़ है, पेंटिंग और स्कल्पचर। फिर आता है मिडीवल साइंस। तो रिनेसांस है तो साइंस की बात हम करेंगे। तो मेडिकल साइंस में क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। अब हमें पता है कि ब्लैक डेथ आया था यूरोप में, फ्लोरेंस में 1347 से 50 में। तो इससे क्या हुआ, जो बाकी लोग थे उनके मन में क्यूरियोसिटी हुई कि वो फाइंड आउट करे कि जो ह्यूमन लाइफ है उसको और लंबी कैसे की जा सकती है, प्रोलॉन्ग कैसे करी जा सकती है। तो इसीलिए जो लोग थे उन्होंने ह्यूमन्स के ऊपर पढ़ना स्टार्ट किया, और दो वर्क्स है इसमें इम्पॉर्टेंट मेडिकल साइंस के। वर्सेलियस जो बेल्जियम के हैं जिन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी पे पढ़ाई करी, और सर्वेटस जो स्पेन के हैं जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर किया। तो ये हो गया मेडिकल साइंस। फिर आता है एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म में मतलब क्या होता है एम्पिरिसिज्म का, कि हम नॉलेज को गेन करते हैं एविडेंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, ये सब से। तो एम्पिरिसिज्म के फादर हमको पता है फ्रांसिस बेकन है। तो इसमें उन्होंने और एम्पिरिसिज्म क्या बताती है, क्या इम्पैक्ट दिखा रिनेसांस की वजह से। एस्ट्रोनॉमी का जो व्यू था पहले टॉलमी का जियोसेंट्रिक व्यू, अब वो कोपरनिकस की तरफ शिफ्ट हो गया, जो हीलियोसेंट्रिक व्यू बताता है कि अर्थ सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में, और बाकी प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं। फिर जो इम्पैक्ट है वो है रिफॉर्मेशन, और एक और इम्पैक्ट है काउंटर रिफॉर्मेशन। तो अब हम रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन को ध्यान से देखेंगे। तो रिफॉर्मेशन जो है मेनली आता है 16th सेंचुरी में। तो मैं थोड़ा एक बार यहाँ पे, हाँ, तो रिफॉर्मेशन के बारे में ये है कि सपोज हम रिफॉर्मेशन को मेनली रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो कोई भी चर्च है सपोज, तो उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं पहले हम वो देखेंगे। जैसे कि एक तो हो गया वो एक फेथ प्रोपगेट का रहता है उनका चर्च का। फिर रिचुअल्स बताती है, एक हेड होता है जो रोमन पोप होता है हेड पे।
फिर एडमिनिस्ट्रेशन होती है और एक जुडिशियल सेक्शन होता है। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसमें कुछ टाइप ऑफ टैक्सेस है जो उस टाइम पे चलती थी यूरोप में, चर्च जो लिवाई करता था। जैसे कि एक तो था डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटीन के वजह से उनको टैक्स कलेक्ट करने का एक राइट था चर्च को। फिर करप्ट क्लर्जी था जो किस किस चीज़ पे टैक्स लेता था। एक तो 4 चीज़ों पे टैक्स लेता था। एक जो वो सर्विसेज ऑफर करते थे बर्थ, बैप्टिज्म और फ्यूनरल के टाइम पे वो। दूसरा लेटर ऑफ इंडल्जेंस कि मतलब कुछ अगर सिंस किया है तो उसका रिपेंट करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, उस जो क्रूसेड्स के टाइम पे की ज़्यादा चलती थी, लेटर ऑफ इंडल्जेंस। फिर सिमनी जो था वो लिया जाता था सेल ऑफ ऑफिसेज वगैरह के लिए। फिर फोर्थ है थियोरी ऑफ सैक्रमेंट। वो क्यों लिया जाता था कि डोनेशन फॉर गॉड्स ग्रेस, कि हाँ तुम कुछ डोनेट कर रहे हो गॉड की कृपा के लिए। तो ये था चर्च का सिस्टम। अब जो 16वीं सेंचुरी में रिफॉर्मेशन आया था वो किन फैक्टर्स की वजह से हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मैंने इनको 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। जैसे कि एक तो हो गया कि चर्च में इश्यूज़ हैं, दूसरे जो थोड़े सर्कमस्टेंशियल इश्यूज़ हैं, तीसरे कैथोलिसिज्म जो रिलीजन उस टाइम पे चल रही थी उसमें क्या अंदर इश्यूज़ चल रहे थे स्ट्रक्चरली। ठीक है, तो चर्च के इश्यूज़ तो यही हो गए कि जो हमने देखे, जो टैक्सेस और ये थे। अब इन टैक्सेस की वजह से अगर इनको कोई चर्च के अथॉरिटी के अगेंस्ट जाता था तो जो चर्च का जुडिशियल पावर था वो उन लोगों को हेरेसी या प्रोसिक्यूट से चार्ज करता था या प्रोसिक्यूट कर देता था। तो ये इश्यूज थे। ठीक है, लोगों को इसके वजह से डिसकंटेंट हो रही थी। फिर सर्कमस्टेंशियल इश्यूज क्या थे, पॉलिटिकल फैक्टर्स कि 11वीं सेंचुरी में जो मोनार्क थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे और वो चर्च की अथॉरिटी जो पोप है उसको काउंटर करने लगे। जैसे कि लुइस 11 हो गए फ्रांस में, हेनरी 6 हो गए इंग्लैंड में, इजाबेला और फर्डिनेंड हो गए स्पेन में। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स है और ये पोप को क्वेश्चन करते थे। दूसरा कि सदर्न जर्मनी और इटली में जो वहाँ तक का जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन था मैसेजेस का वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो वहाँ पे पोप का इन्फ्लुएंस कम होता दिख रहा था। तीसरा है लिटरेरी फैक्टर। लिटरेरी में हम जब भी बात कर रहे हैं तो हम पहले तो प्रिंटिंग प्रेस मेंशन कर देंगे 1444 का। ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ, ह्यूमनिज्म होने लगी, नॉर्दर्न ह्यूमनिज्म बोलते हैं उसको, नॉर्दर्न एरियाज में ह्यूमनिज्म होने लगी और जो किस पे फोकस करती थी, एथिक्स और मॉरल्स पे। फिर कॉलेज डी फ्रांस खुल गया 1530 में। तो ये सब की वजह से रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही थी कि लोगों को अवेयर हो रहे थे। फिर कुछ इश्यूज कैथोलिसिज्म के अंदर थे। कैथोलिसिज्म के अंदर क्या इश्यूज थे कि 3 पोप राइज हुए, मतलब सेंटर्स राइज हुए पावर के। एक तो रोमन पोप, एक एविग्नॉन पोप, एक कार्डिनल पोप। तो रोमन पोप जो है वो इंग्लैंड और होली रोमन एम्पायर और पोर्चुगल ये फॉलो करता था। एविग्नॉन पोप को फ्रांस और स्कॉटलैंड फॉलो करते थे और कार्डिनल पोप जो था वो इटली ने इलेक्ट किया था। ठीक है, अब 3 पोप तो नहीं हो सकते ऑब्वियसली, एक ही पोप हो सकता है। तो फिर इनको इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक काउंसिल हेल्ड की गई, कंसिलियरिज्म, जो पोप जॉन 23 ने ऑर्गेनाइज की थी। फिर इससे क्या हुआ, आउटकम ये था कि एक न्यू पोप आया। हाँ, सो कंसिलियरिज्म के बाद एक न्यू पोप इलेक्ट हुआ, बट इस काउंसिल में बहुत सारे मोनार्क्स ने अटेंड किया था, जिसके वजह से ये जो पूरा इवेंट हुआ तो उसके वजह से जो मोनार्क्स थे उन्होंने पोप की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया था। एंड दूसरी कि जो डिबेटिंग कल्चर था वो कैथोलिसिज्म में राइज हुआ, जो चर्च के प्रैक्टिसेस में इंकलकेट होने लगी। ठीक है, तो रिफॉर्मेशन के फैक्टर्स मेनली यही है, एक तो चर्च के इश्यूज, एक सर्कमस्टेंशियल इश्यूज जो कि पॉलिटिकल फैक्टर्स के वजह से थे, लिटरेरी फैक्टर्स की वजह से थे, एंड कम्युनिकेशन इश्यूज के वजह से साउथ जर्मनी और इटली में। तीसरा कैथोलिसिज्म के अंदर जो इनहेरेंट इश्यूज थे वो ये हो गया। अब 16वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में नॉमिनलिज्म का कंसेप्ट आया जो विलियम ऑफ ओकम ने दिया था। अब इसमें ये था कि इंडिविजुअल रिलीजन और इंडिविजुअल डिवोशन के ऊपर फोकस था, चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जा रहा था
और इस नॉमिनलिज्म से कौन इंस्पायर हुआ? मार्टिन लूथर, जो जर्मनी के हैं 1517 में, और उन्होंने अपना 95 थीसिस लिखा जो लेटर ऑफ इंटेलिजेंस को क्रिटिसाइज कर रहा था। अब लेटर ऑफ इंटेलिजेंस मतलब कौन सा? जो क्रूसेड्स में जो पाप हुए उसका पश्चाताप करने के लिए जो टैक्स कलेक्ट कर रही थी चर्च, उसको क्वेश्चन कर रहे थे मार्टिन लूथर। तो रिफॉर्मेशन जो है हम देखेंगे कि कुछ रीजन्स थे वहाँ पे ज़्यादा राइज हुआ, जैसे कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस। पहले तो इंग्लैंड हम देखेंगे कि रोमन पोप के साइड पे थी, बट एक एपिसोड होगा जिसकी वजह से जो इंग्लैंड है वो रिफॉर्मेशन के साइड आ जाएगी। अब जर्मनी में 1517 में मार्टिन लूथर ने नॉमिनलिज्म से इंस्पायर होके, मैंने बताया 95 थीसिस पे वर्क किया जो लेटर ऑफ इंटेलिजेंस को क्रिटिसाइज करता था। और उनका ये मानना था कि जो द जस्ट शैल लिव बाई फेथ, फेथ से रहो, रिचुअल्स वगैरह नहीं, फेथ पे वर्क करो, दैट इज फेथ इज ग्रेटर देन रिचुअल्स। दूसरा ये प्रोटेस्टेंटिज्म स्टार्ट हुआ। इसमें मेन 3 चीज़ें हम देखेंगे प्रोटेस्टेंटिज्म में। प्रोटेस्टेंटिज्म में ये है कि पहला कि रोमन पोप की अथॉरिटी को डिफाई करते, यही तो मेन है कि पोप को क्वेश्चन करना है सबसे पहले रिफॉर्मेशन में। ये तो हम देखेंगे कि रोमन पोप की अथॉरिटी को क्वेश्चन करेंगे। दूसरा नेशनलाइज्ड चर्चेस इमर्ज होने लगेंगे। अब एक चर्च जो भी चर्च है वो रीजन स्पेसिफिक होने लगे, नेशनलिस्टिक होने लगे। फिर रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च प्रैक्टिसेस। अब रिफॉर्मेशन की बात हो रही है तो जो चर्च की प्रैक्टिसेस है, चर्च कंटिन्यू होंगे लेकिन थोड़ा सा उनमें माइनर ट्वीक्स होंगे। तो उसमें क्या है, जो प्रैक्टिसेस है उनको रिफॉर्म किया जाएगा, उनको बेटर किया जाएगा सुटेबिलिटी के हिसाब से। फिर स्विट्जरलैंड में 2 टाइप का हम मूवमेंट्स देखते हैं सिमिलर लाइंस पे। एक है हल्ड्रिक ज़्विंगली। अब इसमें यह रहता है कि जो टीथ है वो बोलते हैं कि टीथ को वेलफेयर ऑफ द पुअर के लिए यूज़ किया जाए। फिर दूसरा ये बोला जाता है कि जो सैल्वेशन है वो सिर्फ फेथ से मिलेगा। ये मार्टिन लूथर का भी यही मानना था। फिर स्क्रिप्चर्स जो है वो ट्रू बेसिस ऑफ रिचुअल्स माना जाए, वरना कि जो चर्च कह रहा है वो नहीं, जो स्क्रिप्चर्स में लिखा गया उसको सही माना जाए। दूसरा जो मूवमेंट स्विट्जरलैंड में था एनाबैप्टिज्म। उसमें यह था कि उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, अडल्ट्स को इंडिपेंडेंटली बैप्टाइज करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा वो एडवोकेट करते थे कांग्रेशनल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो फ्री विल और सेल्फ सिलेक्शन पे बेस्ड था। तीसरा वो बोलते थे कि हम रिफ्यूज़ करते हैं टैक्स पे करने के लिए, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए या फिर आर्मीज में सर्व करने के लिए। तो ये इनके रिवोल्ट नहीं बोलूँगी, ये उनके प्रोटेस्ट करने का तरीका था चर्च के प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में जो मोनार्क थे हेनरी VIII, उनको डिवोर्स करना था। द इशू ऑफ रॉयल डिवोर्स हुआ जो कैथरीन के साथ उनको लेना था, पर उन्होंने पोप को क्वेश्चन नहीं किया और ओल्ड टेस्टामेंट को कोट कर दिया। तो इससे पोप और हेनरी VIII में स्टार्ट हो गई डिस्प्यूट, और इसके वजह से 2 एक्ट्स आए। एक एक्ट ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ अपील 1533, तो अब पोप की अथॉरिटी को इंग्लिश चर्चेस में डिनाई कर दिया गया। दूसरा एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी जो 1534 में आया, जिससे मोनार्क ने अपने आप को हेड ऑफ द चर्च डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो 2 एक्ट्स आए, एक्ट ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ अपील जिससे पोप को डिनाई किया गया चर्च में इन्फ्लुएंस और इंग्लिश चर्चेस में, और दूसरा एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534 में जो आया जिससे उन्होंने खुद को हेड ऑफ चर्च मान लिया। फिर फ्रांस में ये हुआ कि 11वीं सेंचुरी से बहुत पावरफुल मोनार्क्स थे। फिर एक कॉन्कॉर्डेट ऑफ बोलोग्ना 1516 में हुआ जिससे पोप ने ही किंग को राइट ग्रांट किया कि आप बिशप्स अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ उल्टा हो रहा है, पोप आपको किंग को पावर दे रहा है। और फिर चर्च ने बोला कि गुड वर्क करोगे तो आप हेवन जाओगे। लेकिन एक वहाँ थिंकर थे जीन कैल्विन, जिन्होंने दिया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन कि आपको हेल जाना है कि हेवन, ये पहले से डिसाइडेड है, आप अपना काम करते रहिए। और उन्होंने प्रोडक्टिव लोन्स को सपोर्ट किया। तो यही है 4 रीजन्स जिनको हमें ध्यान में रखना है रिफॉर्मेशन में, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, अब ये एक इम्पैक्ट था रिनेसांस का। अब जो लास्ट इम्पैक्ट है रिनेसांस का वो है काउंटर रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन हुआ तो चर्च भी ऑब्वियसली कुछ रिएक्ट करेंगी, तो इसमें क्या करेंगे, वो कैथोलिसिज्म का जो इश्यूज थे हमने देखे थे, कैथोलिक रिफॉर्मेशन आएगा। अब ये एक काइंड ऑफ डिफेंसिव रिस्पॉन्स था प्रोटेस्टेंटिज्म को।
तो इसके वजह से काउंसिल ऑफ ट्रेंट ऑर्गेनाइज किया गया 1545 से 1631 के बीच में। 1545 से 1631 के बीच में जो काउंसिल ऑफ ट्रेंट ऑर्गेनाइज हुई वो क्या करी, उन्होंने चर्च के अब्यूजेस में इंक्वायर किया। उन्होंने ये देखा कि क्लर्जी में लैक ऑफ मेरिट है, करप्शन है, तो उनको ये रियलाइजेशन हुई कि चर्च के प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और किस बेसिस पे, मॉरल रीजनरेशन पे और सोशल सर्विस के। तो ये बेसिक्स में उन्होंने सोचा कि कैथलिसिज्म को हम रिफॉर्म करेंगे। और इसी लाइंस पे इग्नेशियस लॉयल करके एक इंसान है जिन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस को स्टार्ट किया, जो जिसमें क्रिश्चियन मिशनरीज थे, और जो मेंबर्स थे उस मिशनरीज के उनको बोला जाता था जिसूट्स। तो ये क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करने के लिए सोसाइटी ऑफ जीसस स्टार्ट किया। अभी प्रोटेस्टेंटिज्म और ये काउंटर रिफॉर्मेशन के वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ, ये दोनों के डिवाइड के वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ, हम ये देखेंगे। एक तो ये हुआ कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस वॉर्स फॉट होने लगे, जिसके वजह से आउट माइग्रेशन स्टार्ट हो गया न्यू वर्ल्ड को, क्योंकि यही टाइम है जब न्यू वर्ल्ड डिस्कवर हुआ था और उसकी तरफ लोग जाने लगे क्योंकि इतना वॉर हो रहा था। दूसरा 30 इयर्स वॉर स्टार्ट हो गया यूरोप में, जो 1618 से 1648 के बीच में था, 30 साल का 30 इयर्स वॉर स्टार्ट हुआ जो 1618 से 1648 के बीच में था, और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कंक्लूड किया इस वॉर को। तो इससे क्या हुआ, जो यूरोप की बाउंड्रीज हैं वो ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी से ज़्यादा के लिए सेटल हो गई। और दूसरी ये चीज़ कि जो किंग है उसकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो गई ओवर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, मतलब अब मोनार्क स्ट्रॉन्ग है चर्च के ऊपर भी। और ये सब के चलते बाउंड्रीज हो गई, मोनार्क हो गया, तो एक मतलब स्टेबिलिटी काइंड ऑफ आने लगी और एक मॉडर्न नेशन स्टेट की तरफ यूरोप बढ़ने लगा। यूरोप के जो अलग अलग सेक्शंस हैं मॉडर्न नेशन स्टेट्स बनने लगे बहुत सारे। थर्ड ये हुआ कि ये माना जाता है कि प्रोटेस्टेंटिज्म के वजह से रैपिड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म हुआ। ये एक पॉइंट है जो हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे, बट ये हमें देखना है कि प्रोटेस्टेंटिज्म की वजह से लोग हार्डवर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे, जिसके वजह से कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो इन शॉर्ट कंक्लूड करने के लिए मॉडर्निटी से रिनेसांस आया। रिनेसांस का इम्पैक्ट क्या था, आर्ट एंड कल्चर पे हमने देखा, मेडिकल साइंस पे हमने देखा, एम्पिरिसिज्म पे हमने देखा, रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन मतलब प्रोटेस्टेंटिज्म वर्सेस कैथलिसिज्म, और उसके वजह से क्या इम्पैक्ट आया हमने उसके बारे में पढ़ा। जो इम्पैक्ट्स थे, मेन इम्पैक्ट किस पे आया, न्यू वर्ल्ड की तरफ लोग चले गए, 30 इयर्स वॉर स्टार्ट हो गया जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स की तरफ लेके गया यूरोप को, और तीसरी चीज़ ये हुई कि कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने लगी। तो ये कंक्लूजन है इस वीडियो का। ओके, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, बाय।